पहला वीडियो बीच में इंटरप्ट हो गया था। आगे हम सोलर सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो उसे बाद में देख ले, लेकिन जो अभी पार्ट 2 से शुरुआत कर रहे हैं उन्हें भी सारी चीजें समझ में आएंगी। हम डिस्कस कर रहे थे सोलर सिस्टम को, सन की फैमिली को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने बात करी थी कि सन की फैमिली में प्लैनेट्स होते हैं, डॉर्क प्लैनेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइट्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से सजे हुए हैं इनकी हम बात करते हैं। तो ये सन है और ये उसके 8 प्लैनेट्स इस तरीके से सजे हुए हैं। सबसे पहले मरकरी यानी बुध आता है, फिर वीनस यानी शुक्र आता है, फिर हमारी अर्थ पृथ्वी आती है, फिर मार्स यानी मंगल ग्रह आता है, उसके बाद एक एस्टेरॉइड बेल्ट आती है, फिर जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह आता है, फिर सैटर्न यानी कि शनि आता है, फिर यूरेनस यानी कि अरुण आता है, फिर नेपच्यून यानी कि वरुण आता है। इसके बाद आती है काइपर बेल्ट। काइपर बेल्ट में आपके जो बौने ग्रह हैं, जो डॉर्क प्लैनेट्स हैं वो आते हैं। जो प्लूटो का नाम आपने सुना होगा, प्लूटो आता है, और भी डॉर्क प्लैनेट्स बाकी के 4 हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे अभी, वो आते हैं। काइपर बेल्ट के बाद ऊड क्लाउड आता है, जिसके बाद ये पूरा सोलर सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। सजावट कुछ समझ में आई? पहले 4 प्लैनेट, फिर एस्टेरॉइड बेल्ट, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के बाद एक काइपर बेल्ट, फिर ऊड क्लाउड। ऊड क्लाउड पूरा चारों ओर से स्फीयर की तरह है और इस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है। सन एक स्टार है जिसने अपना एक परिवार बना रखा है। इसी तरीके से हर स्टार की एक फैमिली हो सकती है, हर स्टार का अपना एक सोलर सिस्टम हो सकता है। 100 बिलियन स्टार एक गैलेक्सी के अंदर हैं, तो 100 बिलियन सोलर सिस्टम भी पॉसिबल है। फिलहाल हम अपने सोलर सिस्टम पे आते हैं, जिसने इस तरीके से अपने परिवार को बांध के रखा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले इसने जिन 4 प्लैनेट्स को आपस में बांधा हुआ है उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं या स्थलीय ग्रह बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या स्थलीय ग्रह इनको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये रॉक से बने हुए हैं, रॉक फॉर्मेशन है, स्थल है, यहाँ पे खड़े हुआ जा सकता है। स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे तो लैंडर रोवर उतारा जा सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए इनको स्थलीय ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। कहाँ तक? मार्स तक। मार्स पे तो हमारा लैंडर रोवर गया ही है, अर्थ पे तो हम रह ही रहे हैं, वीनस पे भी कभी पॉसिबल हो सकता है। वैसे तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बट फिर भी चूंकि रॉकी है इसलिए पॉसिबल है, खड़े तो आप हो ही सकते हो। ठीक है, जबकि जो बाद के प्लैनेट हैं वो गैसियस प्लैनेट हैं, गैस पे आप तो कभी नहीं खड़े हो, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर लैंडर रोवर उतार दो। इसके आगे, इस बेल्ट के आगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक तो पॉसिबल है, यहाँ आप केवल स्पेसक्राफ्ट बाहर से घुमा के फोटो खींच के वापस आ सकते हो, यहाँ पर उतार सकते हो, इसलिए ये क्या है? स्थलीय ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। अब चूंकि सन के ये पास है इसलिए इनको इनर प्लैनेट या आंतरिक ग्रह बोल देते हैं। ये सन से दूर हैं तो बाह्य ग्रह बोल देते हैं इनको। अब चूंकि पृथ्वी क्या है? रॉकी है, पृथ्वी के ऊपर खड़े होना पॉसिबल है, बाकी प्लैनेट्स पे भी खड़े होना तो पॉसिबल ही है संभव, तो इसलिए ये पृथ्वी की तरह वाले प्लैनेट हैं, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे जुपिटर की तरीके हैं, गैसियस हैं, सब में गैस है, इसलिए इनको जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? नाम में लिख देती हूँ। अब ये जो है ना, ये 4 जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो है ये बहुत विशाल हैं और गैस के बने हुए हैं, इसलिए इनको गैसियस जायंट भी बोलते हैं, गैसियस जायंट भी बोलते हैं। और इनमें से भी अगर हम स्पेसिफिकली पूछे कि गैसियस जायंट कौन से हैं, तो इन दोनों को गैसियस जायंट बोलते हैं, जुपिटर और सैटर्न को, क्योंकि यहाँ पर गैस जो है वो डोमिनेट करती है। ठीक, यूरेनस और नेपच्यून की बात करें तो इनको आइस जायंट बोलते हैं, इनको बोलते हैं गैस जायंट,
इनको बोलते हैं आइस जायंट। भाई ये समझो ना कि ये सन के पास है, तो यहाँ तक तो गर्माहट रहेगी, लेकिन फिर सन की गर्माहट वहां तक पहुंचना बंद कर जाएगी, तो यहाँ तब आपको बर्फ दिखाई देने लगेगी और यूरेनस तक आते आते बहुत ज्यादा बर्फ, सैटर्न नेपच्यून में बहुत ज्यादा बर्फ। इसके आगे जो हम काइपर बेल्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आपको आइसी बॉडीज ही दिखाई देंगी, और ऊड क्लाउड की तो बात ही मत करिए, एकदम आइस ही है ऊड क्लाउड में, ठीक है। तो यहाँ तक रॉक, इसके आगे गैस और क्या, ठंडक, आइस, बर्फ, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है सन का, ठीक। गैसेस जायंट चारों को बोलेंगे, लेकिन उनमें से भी स्पेसिफिकली पूछ लेगा तो आप जुपिटर और सैटर्न को गैस जायंट बोलेंगे, यूरेनस और नेपच्यून को आप आइस जायंट बोलेंगे, ठीक। अब जरा इनकी क्वालिटीज देख लेते हैं हम लोग। मार्स, वीनस, अर्थ, मून जो सन के पास है, सॉरी ये मार्स, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है कि इनके पास मून नहीं होता है, मून नहीं होता है, या होता भी है तो कम होता है। तो इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है कि हम याद कर रहे बैठे कि मरकरी 0 मून, वीनस 0 मून, अर्थ 1 एंड मार्स 2, याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सन के इतना पास हैं कि सन का ग्रेविटेशन इनके मून को खींच लेगा, इनको मून मिलेगा भी तो वो अपने में खींच लेगा, और ये इतने ज्यादा बड़े नहीं है कि अपने ग्रेविटेशन में रोक पाए मून्स को। तो मरकरी के पास गया, सन ने ले लिया, वीनस का गया, सन ने ले लिया, अर्थ पे भी गए, एक बच गया क्योंकि थोड़ा सा दूर है, मार्स के 2 बच गए, थोड़ा और दूर है। फिर पूरी की पूरी एस्टेरॉइड बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट की बात करेंगे हम। फिर जुपिटर, सैटर्न, सबके पास तो बहुत सारे मून हैं। चलो मून की हम बात कर ही रहे हैं तो एक साथ सबके मून निपटा देते हैं। मरकरी के पास 0 मून, वीनस के पास 0 मून, अर्थ के पास 1 मून, यानी 1 सैटेलाइट, सैटेलाइट ही बोलते हैं सबको, अर्थ के सैटेलाइट का नाम मून है, ठीक। मार्स के पास 2 मून, 2 सैटेलाइट्स जिनका नाम है फोबोस और डीमोस। जुपिटर बहुत बार हमने पढ़ा है कि जुपिटर के पास सबसे ज्यादा मून होते हैं, ठीक। अभी इस समय 95 मून है, लेकिन बार बार जुपिटर और सैटर्न में कंपटीशन चलता रहता है। जैसे ही जुपिटर के मून ज्यादा निकल के आते हैं, कुछ समय बाद सैटर्न के मून की खोज हो जाती है, सैटर्न के मून ज्यादा निकल जाते हैं। सैटर्न बार बार पर बताता रहता है कि जुपिटर हम तुम्हारे पापा हैं, यस, सैटर्न इज फादर ऑफ जुपिटर। उसने कहा कि देखो तुम्हारा साइज जरूर बड़ा हो गया, लेकिन पापा तो हम ही हैं। तो मून सबसे ज्यादा किसके पास है? सैटर्न के पास है, और अभी जो निकले हैं वो 146 मून है लेटेस्ट सैटर्न के पास, ठीक। जुपिटर 95, सैटर्न 146, यूरेनस के पास है 28 और नेपच्यून के पास है 16। मतलब इतने अभी डिस्कवर्ड हुए हैं और यहाँ पे तो भी खोज जारी है। यहाँ के क्लियर है सारे, ठीक है। 0 0 1 2, जुपिटर 95, सैटर्न 146, यूरेनस 28 एंड नेपच्यून 16। बात समझ में आई? इनके पास क्यों नहीं है? इनका ग्रेविटेशन सन ले गया, ठीक। रिंग्स की बात कर लेते हैं। रिंग्स इनके पास हैं ही नहीं, ना मरकरी के पास, ना वीनस, ना अर्थ, ना मार्स, इनके पास रिंग्स नहीं है, जबकि जोवियन प्लैनेट्स के पास रिंग्स हैं। यस, रिंग्स हैं और चारों के चारों ग्रहों में रिंग्स हैं। एनसीईआरटी बोलता है जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के पास है, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि नेपच्यून पास नहीं है, बट नेपच्यून मेंशन नहीं किया है। लेकिन नेपच्यून के पास भी रिंग्स हैं जो कि बहुत फेंट हैं, धुंधली हैं, उतना क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। बहुत ज्यादा दूरी भी तो है ना, तो दिखाई नहीं देती हैं, और उतने अच्छे से बाउंड नहीं है जैसे सैटर्न में जितनी घनी है, डेंस है सैटर्न की, उतनी डेंसिटी नहीं है। इस वजह से नेपच्यून की फेंट दिखती है। बट है नेपच्यून के पास भी रिंग्स, और वो भी कितनी? 5। नेपच्यून के पास 5 रिंग्स है। यूरेनस के पास 13 रिंग्स हैं। सैटर्न के पास 7 रिंग्स हैं। जुपिटर के पास 4 हैं। मतलब जुपिटर का जो स्ट्रक्चर है वो 4 रिंग्स में डिवाइड है। सैटर्न के पास 7 है। कैसे याद रख सकते हैं? S 7 का S और सैटर्न का S याद रख सकते हैं। U माने तुम, 13 माने भी तुम, U माने तुम, 13 तुम याद रख सकते हैं। यूरेनस के पास 13 है, और 5 N 5 से याद रख सकते हैं। नेपच्यून के पास 5 रिंग्स हैं।
अच्छा चलो अब हम यहाँ पे जो हमने सजावट करी है उसमें से हमने बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट को छोड़ दिया था, जरा इस पे भी नजर मार लेते हैं। तो ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है इसमें हजारों एस्टेरॉइड्स हैं, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं जो सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो गया कि प्लैनेट 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 था फिर एकदम से इतने सारे आ गए? देखो यहाँ पे जो एस्टेरॉइड्स है ना ये मतलब प्लैनेट से छोटे हैं और प्लैनेट गोल गोल होते हैं, गोल गोल नहीं होते, बड़े होते तो ऑलरेडी गोल ही हो जाते, लेकिन ये दूसरे सेट के अनियमित आकार के हैं। ठीक है, ये छोटे हैं, छोटे होने की वजह से क्या है कि इनका इतना ज्यादा ग्रेविटेशन नहीं था कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़ के एक नया ही संसार बना लिए होते, एक नई पृथ्वी बना लिए होते, बृहस्पति बना लिए होते, मार्स बना लिए होते, नहीं बना पाए ग्रेविटेशन कम होने की वजह से, इसलिए अनियमित रूप से बिखरे हुए हैं, अनियमित आकार के हैं, लेकिन नियमित रूप से सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ये तो ये एस्टेरॉइड है। इस एस्टेरॉइड में एक खासियत है, एक सेरेस नाम की खासियत है। सेरेस 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 क्या है? सेरेस एक डॉर्फ प्लैनेट है। जब मैं कह रही हूँ डॉर्फ प्लैनेट यानी कि ये दो कंडीशंस को फॉलो कर रहा होगा, एक तो सन के अराउंड चक्कर लगा रहा होगा, दूसरा ये गोल होगा। हाँ, गोल क्यों होगा? क्योंकि इसका मास ज्यादा रहा होगा, इसीलिए इसने अपने आप को गोल कर लिया। तो सेरेस जो है इसको डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, सेरेस एक डॉर्फ प्लैनेट है। ठीक है, डॉर्फ प्लैनेट पर और भी चर्चा करेंगे हम। ठीक, चलिए एस्टेरॉइड बेल्ट देख ली हमने, किसके किसके बीच में है? मार्स और जुपिटर। 1000 टाइम्स ये क्वेश्चन आया है कि एस्टेरॉइड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में है एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक, फिर सैटर्न के पास ये रिंग्स है। अच्छा आपने एक चीज देखी होगी सैटर्न और यूरेनस में कि सैटर्न की रिंग्स ऐसे बनाई है और यूरेनस की रिंग्स इस तरीके से बनाई है, खड़ी खड़ी बनाई है, क्योंकि यूरेनस जो है ना वो खुद लेटा हुआ है तो उसकी रिंग्स जो है वो खड़ी हो गई हैं। यूरेनस जो है वो अपने एक्सिस पे 80 डिग्री झुका हुआ है, जैसे अर्थ 23 डिग्री झुकी हुई है, यूरेनस 80 डिग्री झुका हुआ है, तो इसको लेटा हुआ प्लैनेट बोलते हैं और लेटे लेटे ही रिवॉल्व करता है। ठीक, और ये जो क्या बोलते हैं दो प्लैनेट ऐसे हैं वीनस और यूरेनस जो अपने एक्सिस के अराउंड उल्टा रोटेट होते हैं, यानी कि अर्थ जैसे है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है, राइट? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है, सारे ही प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होते हैं, तभी ये कहा जाता है कि सूर्य पूरब में निकलता है। वो रोटेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो सूर्य निकलता है पूर्व में। लेकिन दो प्लैनेट ऐसे हैं वीनस और यूरेनस जो उल्टा घूमते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो इनके यहाँ सूर्य पश्चिम में निकलता है। जो बोला जाता है ना कि सन राइजेस इन द ईस्ट, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स में कुछ और भी है, वीनस है और यूरेनस है जो उल्टा घूमते हैं। ठीक, उल्टा घूमने का मतलब ये मत समझ लेना कि वो सन के अराउंड, माने अगर वो सारे प्लैनेट्स ऐसे घूम रहे हैं तो यूरेनस ऐसे घूम रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने रोटेशन पे रोटेट उल्टा करते हैं, वो घूम तो वैसे ही रहे हैं जैसे बाकी प्लैनेट घूम रहे हैं, वो अपने अराउंड, यानी ये खुद, अगर आप मुझे यूरेनस समझो तो मैं अपने अराउंड उल्टा घूमूंगी, लेकिन सन के अराउंड तो वैसे ही जैसे बाकी प्लैनेट घूमते। ठीक है, बात समझ में आई? रिवॉल्यूशन वैसा ही है, रोटेशन अपोजिट है। ठीक, यूरेनस को लेटा हुआ प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक, और प्लैनेट्स की क्वालिटीज को देखते हैं हम, इंडिविजुअल देखते हैं। मरकरी जो है वो सबसे छोटा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का, और सबसे बड़ा दिख रहा है हमको जुपिटर, सबसे बड़ा प्लैनेट है। मरकरी जो है सन के बहुत पास में है, तो जब इसको चक्कर लगाना होगा, अगर मैं खड़ी हूँ, मैं सन हूँ और कोई मेरे एकदम पास खड़ा है, तो वो मेरा चक्कर बहुत जल्दी लगा लेगा, और जो बहुत दूर खड़ा है वो देर में, क्योंकि उसको लंबा ट्रैक फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर मैं सन हूँ तो मेरा ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज्यादा होगा कि जो मेरे सामने खड़ा हुआ है ना, मैं उसको जल्दी चक्कर कटवाऊंगी, मैं उसको बोलूंगी कि चलो चलो जल्दी चक्कर काटो, तो एक तो उसको ऑलरेडी कम ट्रैक फॉलो करना है, ट्रैक पे घूमना है, ऊपर से मैं और उसको आग दिखा रही हूँ कि चलो बेटा जल्दी जल्दी घूमो, है ना। और जो दूर है उसको ऑलरेडी बहुत बड़ा उसके लिए ऑर्बिट है, बहुत बड़ा पाथ उसको कवर करना है, ऊपर से उसको कोई कहने वाला भी नहीं है कि बेटा जल्दी घूमो, तो वो तो बहुत
बहुत देर लगाने वाला है। ये कौन है? नेपच्यून है, वो बहुत देर लगाने वाला है। और जो मरकरी है वो तो जल्दी जल्दी घूमने वाला है, क्योंकि सन का ग्रेविटेशन फोर्स मरकरी पे इतना काम करेगा कि वो और जल्दी जल्दी घूमेगा। ऐसे समझो कि दौड़ हो रही है, मैराथन हो रही है और सबको अलग अलग ट्रैक दिए हुए हैं। एक व्यक्ति है जिसको कम ही ट्रैक पे दौड़ना है और एक व्यक्ति जिसको बहुत बड़ा ट्रैक दौड़ना है, और उस कम ट्रैक पे दौड़ने वाले पे मैं सबसे अच्छा धावक खड़ा कर दूं। तो वही कंडीशन हो रही है यहाँ पे कि एक तो कम ट्रैक, ऊपर से जल्दी जल्दी, तो ये हो रही है मरकरी की हालत। यानी उसका एक साल केवल 88 डेज में ही खत्म हो जाता है मरकरी का। और नेपच्यून जो है वो तो भाई घूमते रहेंगे। यहाँ पर केपलर का थर्ड लॉ काम करता है, T² प्रोपोर्शनल टू r³। यही से आता है कि जितनी ज्यादा रेडियस बढ़ जाएगी उतना ही ऑर्बिट को टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, सबसे छोटा मरकरी, सबसे बड़ा जुपिटर, सबसे जल्दी घूमेगा मरकरी, सबसे धीमे घूमेगा नेपच्यून, सबसे जल्दी चक्कर लगा के खत्म कर देगा मरकरी, सबसे देर में चक्कर लगा खत्म कर पाएगा नेपच्यून। ठीक, अब मरकरी पे फिर से आते हैं। सन के एकदम पास में है तो होगा क्या? सनलाइट, सन की एनर्जी, ऊष्मा, ये सब मून को सबसे ज्यादा मिलेगी। ठीक है, सबसे ज्यादा इसके पास ऊष्मा आ गई, यानी टेम्परेचर बहुत हाई होगा, लगभग 427 से 430 डिग्री सेल्सियस तक का इसका टेम्परेचर होता है। तो अब आप कहोगे कि ठीक है, जब रात होगी, जब वो सन के पीछे साइड में आएगा, उसकी पीछे वाली सरफेस पे क्या होना चाहिए कि मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर कम होना चाहिए। और जैसे कि अर्थ पे होता है, अर्थ को तो हम समझते हैं ना कि दिन के समय गर्मी ज्यादा, रात के समय गर्मी कम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ठंडा रेगिस्तान बन जाती हो पृथ्वी, थोड़ी गर्माहट हमारे पास रहती है। जबकि मरकरी के केस में क्या होता है कि इसके पास वायुमंडल नहीं है, तो ये जो हीट आई, ये सारी की सारी हीट वापस लौट जाती है। तो इसकी जो रात होती है वो बहुत ठंडी होती है, लगभग माइनस में 180 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर चला जाता है। यानी दिन इतना गर्म कि हम इस यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, और रात इतनी ठंडी कि हम यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो आपको देख लो, 400, 200, 600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है मरकरी पर। मतलब दिन इतना ज्यादा कि आप जल जाओ और रात में एकदम फ्रीज हो जाओ, ऐसा है मरकरी प्लैनेट। ठीक, वीनस पे आते हैं, शुक्र ग्रह पर आते हैं। तो इनके साथ क्या होता है, इनको भी बहुत ज्यादा सनलाइट मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी। ये क्या करेंगे, इनके पास कुछ एटमॉस्फेयर है और उस एटमॉस्फेयर में CO2 मैक्सिमम है। CO2 जिसको हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, ट्रैप कर लेगी पूरा जो भी सनलाइट आएगी ले लिया, वापस ही नहीं जाने देगी। मतलब करीब करीब 440 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पहुंच जाता है। दिन में भी इतना, रात में भी इतना, जल के भस्म हो जाए कोई भी वीनस पे, लैंड ही नहीं कर सकते गर्मी की वजह से। क्यों? क्योंकि CO2 ज्यादा है, ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड के बादल ने वीनस को घेरा हुआ है। तो इन सब वजहों से ये बहुत ज्यादा चमकीला दिखता है, क्योंकि CO2 का बादल है, मतलब CO2 गैस बहुत ज्यादा है, H2SO4 का बादल है इसके पास, इसलिए बहुत चमकदार है। हमको यहाँ से अर्थ से वीनस दिखाई पड़ता है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। हमको वीनस दिखाई देता है, हमको जुपिटर भी दिखाई देता है। सबसे ज्यादा वीनस और जुपिटर दिखाई देते हैं। वीनस क्यों? ब्राइटनेस की वजह से, और जुपिटर क्यों? क्योंकि बड़ा है बहुत ज्यादा। ठीक, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यहाँ तक हमको सारे ही प्लैनेट, 5 प्लैनेट्स जो हैं वो हमें अर्थ से दिखाई देते हैं। यूरेनस और नेपच्यून को छोड़ के ये हमें दिखाई देते हैं। कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का वेदर है, पॉल्यूशन कितना है, उस पर डिपेंड करेगा, और मूवमेंट पर डिपेंड करेगा कि हमें कौन से प्लैनेट दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज वीनस हमें हमेशा ही दिखाई देता है। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार बोलते हैं उसको, दिन में भी दिखाई देगा चमकदार होने की वजह से, और रात में भी दिखाई देगा। और ये अर्थ की ट्विन बोली जाती है, अर्थ की जुड़वा बहन बोली जाती है, क्योंकि अर्थ से थोड़ी सी ही छोटी है, साइज और शेप, इसका डेंसिटी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए अर्थ की बहन बोलते हैं। लेकिन बड़ी जहरीली बहन है, यहाँ पे हम इसके पास हम जा नहीं सकते, हम जल बुन जाएंगे।
तो हम पूरा पढ़ेंगे, हमें अर्थ ही तो पढ़ना ही है ज्योग्राफी में। ठीक, मार्स पे आए। मार्स के 2 मून हैं, फोबोस और डीमोस। देखो यहाँ पर हमने टेम्परेचर की बहुत बात करी कि यहाँ इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, रात में कम हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर ट्रैप हो गया, नहीं रह सकते। अर्थ जो हमारी है वो गोल्डीलॉक जोन बोला जाता है, एकदम आइडल पोजीशन पे बैठी हुई है। हल्का सा भी इधर होगी ना तो टेम्परेचर हम झेल नहीं पाएंगे, हल्का सा भी इधर होगी तो जो टेम्परेचर गिरेगा उसको हम झेल नहीं पाएंगे। मार्स जो है दिखता जरूर रेड है, रेड दिखने से ये मतलब नहीं कि वो गर्म है, और आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल कलर का दिखता है वो एक्चुअल में ठंडा रेगिस्तान। यहाँ से ठंड स्टार्ट हो जाती है और पूरा वहां तक ठंड 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 और फिर तो बर्फ जम गई। इस तरीके से है पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर एस्टेरॉइड बेल्ट जिसमें सेरस को हम डॉग प्लैनेट बोल रहे हैं। फिर जुपिटर है, जुपिटर रोटेट बहुत जल्दी जल्दी होता है, जो मतलब अपने ही एक्सिस के अराउंड जो खुद घूमेगा वो बहुत जल्दी घूमता है, और ऐसे तो उसको पाथ के अकॉर्डिंग टाइम लगेगा, लेकिन अपने अराउंड बहुत जल्दी। अपने अराउंड जो सबसे धीमे घूमता है वो कौन है? वो वीनस है, वो सबसे धीमे घूमता है। अपने अराउंड सबसे तेज जुपिटर घूमता है। ये सारे पॉइंट्स हम फिर से रिवाइज कर लेंगे सारे। ठीक है, फिर सैटर्न, सैटर्न की डेंसिटी बहुत कम होती है। सैटर्न को अगर आप समुद्र में उतार दीजिए तो ये समुद्र में डूबेगा नहीं, तैरने लगेगा, क्योंकि डेंसिटी इसकी कम होती है। यूरेनस के बारे में हमने बात करी ली कि लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं इसको, लेटे लेटे चक्कर लगाता है ये। ठीक है, फिर नेपच्यून बहुत ही ठंडा ग्रह है क्योंकि बहुत दूर है। फिर आती है काइपर बेल्ट। काइपर बेल्ट में क्या है? बहुत सारे डस्ट हैं, कॉमेट्स हैं, रॉकी मटेरियल हैं छोटे छोटे, और आईसी मटेरियल है। आईसी बॉडीज जो हैं वो काइपर में ज्यादा हैं, और इसी काइपर में 4 डॉग प्लैनेट भी हैं। एक डॉग प्लैनेट यहाँ हो चुका है कि इकलौता डॉग प्लैनेट है जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट में है। बाकी के जो 4 प्लैनेट हैं वो हमें काइपर बेल्ट में मिलेंगे। कौन कौन से? प्लूटो, हामिया, मेकमेक और एरिस। प्लूटो, हामिया, मेकमेक और एरिस, ये इनका सूर्य से क्रम भी है। सबसे पहले आता है सेरेस, फिर प्लूटो, फिर हामिया, फिर मेकमेक और एरिस। ये डॉग प्लैनेट्स हैं। देखो डॉग प्लैनेट पे आते हैं। पहले प्लूटो जो था उसको प्लैनेट बोला जाता था। 9 प्लैनेट्स को हम जानते थे 2006 से पहले, 2006-2005 से पहले हम प्लूटो को क्या बोलते थे? प्लैनेट बोलते थे। ठीक, फिर क्या होने लगा? ये जो डॉग प्लैनेट्स हैं इनकी डिस्कवरी होने लगी, यानी जब एरिस डिस्कवर किया गया 2005 में, तो एरिस जब डिस्कवर हुआ तो एक डिबेट छिड़ गई एरिस के डिस्कवर होते ही। हामिया और मेकमेक 2004 में डिस्कवर हो गए थे, लेकिन जब एरिस में डिस्कवर हुआ ना, जो कि प्लूटो के ऑलमोस्ट साइज का था, जरा सा छोटा, ऑलमोस्ट प्लूटो के साइज का था, तो फिर ये हुआ कि ये जो अब प्लैनेट्स मिल रहे हैं प्लूटो के सिमिलर साइज के, अगर हम सबको प्लैनेट कहने लगेंगे तो कैसे चलेगा? तो एक बहुत ज्यादा डिबेट छिड़ गई थी। एरिस जो था वो डिबेट का कारण था। डिबेट का कारण था, इसलिए इसको रोमन गॉडेस ऑफ क्वारल भी बोलते हैं, रोमन गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड बोलते हैं, झगड़े की जड़ एरिस। तो जब एरिस 2005 में डिस्कवर होता है तो IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो कि 1919 में स्टैब्लिश हुआ था, पेरिस में इसका मुख्यालय है, ये पिक्चर में आता है और ये कहते हैं कि देखो हम कुछ कंडीशंस बनाएंगे, वो अगर कंडीशन कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है वो उसको फॉलो कर रही है तो ही प्लैनेट बोलेंगे, अदरवाइज हम प्लैनेट नहीं बोलेंगे। 3 कंडीशन क्या थी? सन के अराउंड चक्कर लगाना चाहिए, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसने गोल शेप ले रखा हो, तीसरा उसने अपने ऑर्बिट को क्लियर कर रखा हो, उसके ऑर्बिट में उसके जैसा कोई और ऑब्जेक्ट ना हो जो उसको आगे चल के इंटरप्ट कर सकता हो। तो जब एरिस की खोज हुई तो प्लूटो इन 3 कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाया, तीसरी कंडीशन में वो बाहर हो गया और उसको डॉग प्लैनेट कह दिया गया। तो उसी समय सेरेस को भी डॉग प्लैनेट बना दिया गया, क्योंकि ये एक ऐसा एस्टेरॉइड था जो उन 3 कंडीशंस को फॉलो कर रहा था। इसलिए ये सेरेस जो बहुत ही पहले 1801 में ही खोज लिया गया था, लेकिन इसको डॉग प्लैनेट का दर्जा 2006 में प्लूटो के साथ में दिया जाता है। सेरेस, प्लूटो, हामिया, मेकमेक और एरिस। एरिस जो है वो एकदम काइपर बेल्ट की एकदम एज पे है। ठीक, डॉग प्लैनेट डिस्कस कर लिया हमने। उसके बाद आता है ऊट क्लाउड, जिसमें आईसी
बॉडीज हैं, कॉमेट्स हैं। आप कहोगे अभी काइपर बेल्ट में भी मैं बोल रही थी आइसी बॉडीज है, कॉमेट्स है, मैं ऊड क्लाउड में भी यही बोल रही हूँ कि आइसी बॉडीज है, कॉमेट्स हैं। तो देखो काइपर बेल्ट जो है वो एक डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर है, एक प्लेन डिस्क टाइप का, उसके अराउंड से घूम रहा है, ठीक है। लेकिन जो ऊड क्लाउड है वो एक, आप ऐसे मान लीजिए एक गोला, एक पूरा गोले की तरह है और उसके अंदर पूरा सोलर सिस्टम है। एक ऐसे पूरा इमेजिनरी गोला बना लीजिए, ये पूरा गोला ऊड क्लाउड है ऐसे। और अब यहाँ पे हम सजा लेंगे अपना सन, उसके बगल में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, एस्टेरॉइड बेल्ट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, काइपर बेल्ट, ये हमने ऐसे सजाए। जबकि जो ऊड क्लाउड है वो ऐसे है और इस तरीके से हमारा पूरा सोलर सिस्टम खत्म होता है। देखो हर प्लेनेट की अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, डॉग प्लेनेट की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। जैसे प्लूटो है, प्लूटो के पास 5 मून हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। हम सब एक ही जगह पर डिस्कस कर देंगे तो सब बाउंस मार जाएगा। मेरे हिसाब से ये सारे टॉपिक को एक एक करके छोटे छोटे वीडियो बनने चाहिए, जो कि मैं अलग से छोटे छोटे बनाऊंगी। अब मैं अभी यहाँ पे आपको नेपच्यून की 5 रिंग के नाम बता दूँ, यूरेनस की 13 रिंग के नाम बता दूँ, क्योंकि मैं बता सकती हूँ अल्फा बीटा गामा ग्रीक जो नंबरिंग है उस पर दिए गए हैं, ठीक है। प्लूटो के जो जितने भी डॉग प्लैनेट्स हैं उनके पास भी मून है और उनके मून से भी क्वेश्चंस आने लगे हैं, ठीक है। तो हम छोटा छोटा टॉपिक उठाएंगे 5-5, 6-6 मिनट का और फिर उनको डिस्कस कर लेंगे। अभी हमने पूरा सोलर सिस्टम समझ अच्छे से लिया है। देखो रिवाइज करते, क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग, 5 मिनट में कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या था, 13.8 बिलियन साल पहले एक छोटा सा पॉइंट था जो दिखाई भी नहीं देता, उसमें टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, जिसने एक्सपैंड किया, एनर्जी निकली। एनर्जी E = mc² से मास में कन्वर्ट होगी। अब न्यूक्लियर बनना स्टार्ट होंगे, उसके बाद एटम्स बनना स्टार्ट होंगे, एटम्स आपस में जुड़ के स्टार बनना स्टार्ट होंगे, स्टार मिलके क्लस्टर बनाएंगे, क्लस्टर मिलके सुपर क्लस्टर बनाएंगे। अब यही स्टार में से एक स्टार हमारा सूर्य है और सूर्य जो अपना परिवार बनाता है उसको सोलर सिस्टम बोलते हैं। इसके सोलर सिस्टम में इसकी फैमिली में 8 प्लैनेट हैं, 5 डॉग प्लैनेट हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मीटियोरॉइड्स हैं, मीटियोर, मीटियोराइट, कॉमेट्स हैं, डस्ट हैं, गैसेस हैं, ये सब मिलकर के एक सोलर सिस्टम बनाते हैं जो कि एक ऊड क्लाउड के अंदर बंद है। तो ये सब है, आई थिंक आपको समझ में आएगा। अगर डाउट, क्योंकि मुझे लगता है कि इस चैप्टर ऐसा है कि जो सामने अगर इंटरेक्शन होता है तो बहुत मजा आती है इसमें, क्योंकि इसमें डाउट्स बहुत सारे निकल के आते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं अलग से सेपरेट वीडियो डाउट्स वाला